आज हम बात करेंगे सतारा के अंतिम छत्रपति प्रताप सिंह महाराज की। एक ऐसा नाम जिसके साथ तरक्की भी जुड़ी है और त्रासदी भी। तो चलिए जानते हैं इनके असाधारण लेकिन दुखद शासनकाल की कहानी। जरा सोचिए, एक राजा है जो एक मॉडर्न स्टेट बना रहा है, सड़कें, स्कूल, सब कुछ। और फिर क्या होता है? उसे अपने ही घर से निकाल दिया जाता है, निर्वासन में मौत। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है शुरू से। प्रताप सिंह, हाँ, वो महान शिवाजी के वंशज थे। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन उन्हें जो गद्दी मिली वो बस नाम की थी। ताकत ताकत तो किसी और के हाथ में थी। देखिए, हुआ ये कि शिवाजी महाराज ने तो एक जबरदस्त साम्राज्य बनाया था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ छत्रपति की ताकत कम होती गई और सारी पावर चली गई उनके प्रधानमंत्रियों मतलब पेशवाओं के पास। तो जब तक प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे, सतारा के राजा का मतलब सिर्फ एक टाइटल रह गया था। असल में तो वो ताकतवर पेशवाओं की परछाई में जी रहे थे। लेकिन फिर पासा पलट गया। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने पेशवा की ताकत को पूरी तरह से कुचल डाला। और इसी सियासी भूचाल के बीच प्रताप सिंह की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रताप सिंह को आजाद कराया और गद्दी पर बिठा दिया। पर क्या ये कोई मेहरबानी थी? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शातिर पॉलिटिकल मूव था। अंग्रेज जानते थे कि मराठा लोगों के दिल में छत्रपति के लिए आज भी इज्जत है। तो उन्होंने प्रताप सिंह को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे छिपकर वो पेशवा की सत्ता को खत्म कर सकें और पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल जमा सकें। 1819 में एक संधि हुई। ये एक दो-धारी तलवार थी। कहने को तो प्रताप सिंह को राज मिल गया, लेकिन ये राज सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हाँ ठीक है, वो अपने राज्य के अंदरूनी मामले देख सकते थे, लेकिन हर बड़े फैसले पर ब्रिटिश रेजिडेंट की मोहर लगेगी। किसी भी दूसरे राज्य से तो वो बात तक नहीं कर सकते। मतलब ये कैसा राज था? नाम का राज, बिना आजादी के। इतनी पाबंदियों के बावजूद प्रताप सिंह ने जो कर दिखाया वो कमाल का था। उन्होंने अपने शासन को एक गोल्डन एज में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नाम के राजा नहीं, बल्कि एक असली विजनरी थे, एक बिल्डर थे। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। सतारा को एक मॉडर्न राज्य बनाना है और इसके लिए उन्होंने एक 4 सूत्रीय प्लान पर काम किया। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और इमारतें। दूसरा, एजुकेशन। तीसरा, कल्चर को बढ़ावा देना। और चौथा, शहर को बेहतर बनाना। उनके कामों में से एक बहुत बड़ा काम था सड़कों का नेटवर्क बनाना, खासकर पुणे सतारा और सतारा महाबलेश्वर जैसी अहम सड़कें। सोचिए, इन सड़कों ने सिर्फ ट्रैवल आसान नहीं किया, बल्कि व्यापार के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसने सतारा को सीधा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इकोनॉमिक हब से जोड़ दिया, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और जरा उनके काम की रेंज देखिए। एक तरफ राजवाड़ा महल जैसा शानदार स्ट्रक्चर जो 150 साल तक कोर्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए पुल और पानी का इंतजाम। मतलब उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं खड़ी की, उन्होंने नॉलेज सेंटर बनाए, ऐसे स्कूल जहां इंग्लिश, फारसी, मराठी, संस्कृत सब पढ़ाई जाती थी। अरे, एक पब्लिक लाइब्रेरी तक बनवाई। सतारा सच में एक प्रोग्रेसिव, एक मॉडर्न स्टेट बन रहा था। और उनकी एजुकेशन की सोच कितनी दूर तक गई, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। जानते हैं उनके बनाए एक स्कूल में कौन पढ़ा था? एक ऐसा छात्र जिसने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर B.R. अंबेडकर की। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। जैसे जैसे प्रताप सिंह अपनी ताकत को लेकर ज्यादा असर्टिव होने लगे, वो अंग्रेजों की बॉम्बे सरकार की नजरों में खटकने लगे। ये दो ताकतों का टकराव था और यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक पूरा जाल बिछा दिया। देशद्रोह के इल्जाम, एक नहीं, 3। पहला कि वो गोवा में पुर्तगालियों से सीक्रेटली बात कर रहे हैं। दूसरा कि वो जोधपुर के महाराजा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गुट बना रहे हैं। और तीसरा कि वो नागपुर के राजा के साथ मिलकर विद्रोह भड़काने की साजिश कर रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश थी उन्हें एक खतरनाक विलेन साबित करने की। लेकिन क्या इन इल्जामों में कोई दम था? मजे की बात यह है कि उस वक्त लंदन में बैठे कुछ अंग्रेज क्रिटिक्स ने ही कहा था कि ये सबूत इतने ज्यादा बकवास हैं कि इनके आधार पर तो एक कुत्ते को भी फांसी नहीं दी जा सकती। तो ये साफ था कि ये इंसाफ नहीं हो रहा था, ये एक साजिश थी। तो अब बात आ गई थी आखिरी फैसले की। प्रताप सिंह के सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव रखा गया जहां एक तरफ था उनका सम्मान और दूसरी तरफ उनका पूरा राजपाट।
अंग्रेजों ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, इस कागज पर साइन करो, अपना गुनाह कबूल करो और गद्दी बचा लो। प्रताप सिंह ने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था, मेरा सम्मान मेरे सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ उनके भाई शाहजी ने फौरन उस नए समझौते पर साइन कर दिए। नतीजा क्या हुआ? जिसने सम्मान चुना उसे देश निकाला मिला, और जिसने समझौता किया उसे ताज पहना दिया। लेकिन प्रताप सिंह ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। बनारस के अपने निर्वासन से ही उन्होंने अपने सबसे वफादार आदमी रंगो बापूजी गुप्ते को लंदन भेजा। मिशन ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में जाकर अपने राजा के नाम पर लगे दाग को धोने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना। यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये मिशन पूरे 15 साल तक चला। 1847 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी वो यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसकी चिंगारी अभी भी सुलग रही थी, और ये चिंगारी बहुत जल्द एक बड़ी आग बनने वाली थी। प्रताप सिंह के भाई शाहजी की भी मौत हो गई और उनका कोई अपना बेटा नहीं था। बस लॉर्ड डलहौजी को मौका मिल गया। उसने अपनी कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का इस्तेमाल किया। मतलब, अगर राजा का कोई वारिस नहीं है तो राज्य सीधा अंग्रेजों का, और बस सतारा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इस एक कदम ने भारत के दूसरे राजाओं के मन में अंग्रेजों के लिए जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म कर दिया। और फिर आया वो साल 1857, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा तूफान। यादें रंगो बापूजी गुप्ते जो 15 साल से लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो खाली हाथ भारत लौटे। लेकिन वो टूटे हुए नहीं थे, वो बदले हुए थे। जो आदमी एक वकील बनकर गया था वो अब एक क्रांतिकारी बनकर लौटा था, और 1857 की क्रांति में उन्होंने सतारा में हथियार उठा लिए। क्यों? अपने राजा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। सतारा के इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। रंगो बापूजी के बेटे समेत 17 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। रंगो बापूजी किसी तरह बच निकले, और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो इतिहास में हमेशा के लिए गायब हो गए। ये उस विरासत का एक दुखद लेकिन बहुत शक्तिशाली अंत था। तो आखिर में प्रताप सिंह की कहानी हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाती है? उन्होंने अपना राजपाट खो दिया, लेकिन अपना सम्मान नहीं खोया। उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी लीडर की असली कामयाबी किस चीज में होती है? उसके ताज में या उसके किरदार में?